जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी को एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जिसमें मैंने स्टार्टिंग की थी पॉलिटी से। पॉलिटी का क्लासेस 6 to 12 कंप्लीट हो चुका है और अभी हम क्लासेस 6, 7 हिस्ट्री का कर रहे हैं। इसके बाद 8, 9 फिर 10, 11 और 12 करेंगे। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? तो अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को सीरिया, श्रीलंका, मिस्र और सभी जगह भेजा था। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेख और शिलाओं में या फिर स्तंभों में खुदवा दिए थे। अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया था कि वे राजा का संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धर्म के विचार को प्रकाशित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे थे और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संग मित्रा को इस कार्य के लिए श्रीलंका भेजा था। तो श्रीलंका किसको भेजा था? अपने पुत्र और पुत्री को। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को छोटे छोटे प्रांतों का राज्यपाल, गवर्नर का पद दिया जाता था। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बड़े आकार के कारण भारत बड़ा आकार है, समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। तो इनमें से सत्य कथन चुनना है, तो आपका दोनों कथन सत्य है। दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों का दर्शाता है। दक्षिण एशिया के महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशाल तथा बाकी एशिया में समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो इसीलिए भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाद्वीप से तो ये छोटा है लेकिन यहाँ पर समुद्र, पहाड़ तथा पर्वतों से बटे होने के कारण और इसका आकार भी बड़ा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का यूज किया जाता था? तो चित्रित, धूसर, मिद्रभाण। चित्रित, धूसर, मिद्रभाण का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार के पात्रों में अधिकतर थालियां और कटोरियां ही मिलती थीं। तो इसमें क्या मिलती थी आपको? थालियां और कटोरियां मिलती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पांडुलिपियों का क्या महत्व है और सत्य कथन आपको चुनना है। पांडुलिपियों का क्या महत्व है? पहला, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा करना, ये सही है। राजाओं के जीवन की चर्चा करना, ये भी सही है। धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों की चर्चा करना, ये भी सही है। स्तंभ लेखों के अध्ययन, मतलब आपके चारों के चारों कथन सही हैं। तो अतीत की जानकारी हो, राजाओं के जीवन के चर्चा हो, धार्मिक मान्यता हो या फिर स्तंभ लेख, ये सब आपके मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही? तो कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी रही? कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था, आपको पता होना चाहिए। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसके साम्राज्य की राजधानी पुष्कर या पेशावर थी। किसके? इसके पेशावर थी इसकी। ठीक है, लगभग 200 वर्ष पूर्व मथुरा को कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा आपको पता है एक धार्मिक केंद्र है, धार्मिक
मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार, जैन मंदिर और कृष्ण भक्ति के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। तो निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही? मथुरा। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था और उसने अपने साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर, ठीक है। आरिकामेंडू नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आरिकामेडू नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आरिकामेडू पुडुचेरी में आपका अवस्थित है। लगभग 2200 वर्ष से लेकर 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पतन था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम हो सकता है, ठीक है। तो अरिकामेडू नामक प्राचीन पतन ये आपका पुडुचेरी में स्थित है। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जातक कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया था। जातक या फिर जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सूत पिटक अंतर्गत निकाय का भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध की कथाएं हैं जो मान्यता है कि खुद गौतम बुद्ध जी द्वारा कहे गए हैं। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ जातक कथाएं गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों के द्वारा लिखी गई हैं। तो याद रखिएगा, जातक कथाओं का संकलन बौद्ध अनुयायियों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें वेल्लल्ला कहा जाता है। वेल्लाल कृषि जमींदारों का एक विशिष्ट वर्ग था जिसे संगम युग के दौरान प्राचीन तमिल व्यवस्था के अभिजात वर्ग का गठन किया था। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को वेल्लल्लाल कहा जाता है। वेल्लल्ला कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले गंधार अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है, अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था। अफगानिस्तान में प्राप्त होने वाले गंधार अभिलेख, तो गंधार अभिलेख की बात करें तो अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण कराया गया था। लगभग 2200 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के गंधार से प्राप्त हुआ था। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया था। इसे ब्रह्मा भाषा में लिखा गया था। जब हम कुछ लिखते हैं तो हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ब्राह्मी भाषा बोला नहीं गया था, इसमें लिखा गया था। तो लिपि होना चाहिए था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती हैं? पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती हैं? और बताइए, सत्यकूट का चयन कीजिए। तो पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में सबसे पहले तो आपको अभिलेख मिलेगा, जानवरों की हड्डियां मिलेंगी, औजार मिलेंगे, मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, धातु मिलेंगे और आभूषण मिलेंगे। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक मानव आघटक खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे?
प्रारंभिक जो मानव थे वह आघेटक खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? क्या कारण था इनका? पहला, एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, हो सकता है। शिकार ढूंढने के कारण, ये भी हो सकता है। मवेशियों का चारा ढूंढने के लिए या मौसम बदलने के कारण। तो आपका ये चारों ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जो मानव घेटक थे ये एक जगह से दूसरी जगह आपका खाद्य संग्रह के लिए घूमते होंगे, या फिर ज़्यादा दिन अगर वहाँ रह जाते थे तो पौधे, फल या जानवर खाकर समाप्त कर देते थे। जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण, मवेशियों अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। पेड़ पौधे, फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए वो अपनी उसकी तलाश में भी घूमते थे। या फिर पानी के बिना किसी प्राण पौधे जीवित नहीं रह पाते थे, तो वो पानी, नदियाँ, झरने, या फिर इनके साथ साथ जैसे कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, नदी या झरना सूख गया, तो वो दूसरी जगह शिफ्ट घूमते थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका चारों। अगला क्वेश्चन हमारा, आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। आहत सिक्के के संबंध में पहला है, आहत सिक्के समानतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। ये बात आपका सही है कि जो आयताकार सिक्के होते थे कभी कभी वर्गाकार या गोले होते थे। आहत सिक्के को समानतः ढाल कर बनाया जाता था। तो धातु की चादर को काटकर और धातु के जो गोलिकाओं में से इसे बनाया जाता था। इस सिक्के पर कुछ लिखे होते थे। ये सिक्के चांदी और तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। तो चांदी के, तांबे के सिक्के विभिन्न आकृतियों के आहत कर बनाए जाते थे। इसमें लिखा है आहत सिक्के को समानतः ढाल कर बनाया जाता था। तो ये अब से बोला है कौन सा कथन इनमें से गलत है। तो चांदी और तांबे के तो बनाए जाते थे, लेकिन ये जो विभिन्न आकृति हैं इन्हें आहत कर इनके आकृत सिक्के बनाए जाते थे, ढाल कर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2, एक मिनट, मैंने सब पे, ये गलत है। ये आपका सही है, ये सही है। आंसर में पूछा है कौन सा गलत है, तो सिर्फ बी। मथुरा के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किनका उल्लेख मिलता है? मथुरा के उल्लेखों में निम्नलिखित में से किनका उल्लेख मिलता है? लगभग 2000 साल वर्ष पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ पर बौद्ध विहार, जैन विहार के मंदिर, कृष्ण भक्ति के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। तो यहाँ पर प्रस्तर खंड तथा मूर्तियों के अनेक अभिलेख मिले हैं। यहाँ पर स्त्री पुरुषों द्वारा मठों, मंदिरों को दिए जाने वाले दान उल्लेख का मिलता है। यहाँ पर अभिलेखों में सुनारे, लोहारों के बुने हुए टोकरियों एवं माला, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार हो गए, सुनार हो गए, ये सब आपको अभिलेख में मिलता है। यहाँ पर शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार दान करते थे। तो मथुरा के अभिलेखों में इन सभी चीज़ों का आपका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। तो व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे। तो ये कथन आपका गलत है। व्यापारी इन सामानों को रोम ये लेके कहाँ जाते थे? रोम ले जाने के लिए समुद्री जहाज़ों और सड़क दोनों मार्गों का प्रयोग करते थे। तो ये कथन ही आपका गलत है। ठीक है। बाकी वह सोना, मसाले, खासतौर काली मिर्च ले जाते थे, ये सही है। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार का प्रमाण स्वरूप मिला है, ये भी सही है। सिर्फ ये गलत है। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र
के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष थे। ये कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में थे। तो किसके दरबार में थे? ये आपके कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन आपका सही है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था। ये बात तो सही है। अभी हमने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पढ़ा था। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। तो थेरवाद बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी और सबसे पारंपरिक शाखाओं में से एक है। यह मुख्य रूप से थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका, कंबोडिया और लाओस जैसे दक्षिण और पूर्वी एशियाई देशों में प्रचलित है। थेरवाद नाम का अर्थ है बुजुर्गों की शिक्षा। ठीक है, तो थेरवाद नाम का अर्थ क्या होता है आपका? बुजुर्गों की शिक्षा या फिर बुद्ध की मूल शिक्षाओं के संरक्षण करने वाला। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, उससे क्या कहते थे? जो स्तूप होते हैं उसके चारों ओर परिक्रमा जो करते हैं उसके लिए एक वृत्ताकार पथ होता है, उस पथ को हम क्या कहते हैं? तो उस पथ को हम प्रदक्षिणा कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ एक पथ था जो स्तूप के चारों ओर बिछाया जाता था। यह रेलिंग से घिरा हुआ था, पथ में प्रवेश द्वारों से होता था। भक्ति के प्रतीक के रूप में भक्त स्तूप के चारों ओर दक्षिणवार दिशा में घूमते रहते थे। ठीक है, तो इसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? प्रारंभिक मानव जो होते वो निम्नलिखित में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? तो वह जिनमें बीमार होने की संभावना कम होती थी वैसे उनको रखते थे। बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे और अहिंसक जानवर, इन तीनों को वो रखा करते थे। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया से तहत वह पौधों और जानवरों का चयन करते थे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो पौधों तथा जानवरों का चयन करते हुए उन्हें ये देखते थे कि जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, यह नहीं कि लोग उन्हें पौधों को चुनते और बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे। ठीक है, तो जिनमें बीमारी होने की संभावना कम हो वैसा जानवर चुन लो, बड़े दाने और मजबूत डंठल वाले पेड़ चुन लो, ठीक, और अहिंसक जानवर चुन लो। अगला क्वेश्चन हमारा, चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? तो चोलों का महत्वपूर्ण पतन पुहार था। पुहार या फिर पुमपुहार का उल्लेख संगम तमिल साहित्य में किया गया है, जो लगभग 3000 वर्ष पहले कावेरी नदी के मुहाने पर दक्षिण तमिलनाडु के मौजूदा पुमपुहार शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित शहर को संदर्भित करता है। ये चोल वंश का एक बंदरगाह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कुट वचन को चुनिए। तो बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, ये कथन आपका सही है। और पुरातत्वविदों की झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलने की जगह
मिली हैं। तो ये आपका सही है। बुर्जहोम के अवकाश में निम्नलिखित कथनों में दोनों कथन आपके सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुषाण के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? तो कुषाण के समय बौद्ध धर्म के महायान बौद्धों का दावा है कि आत्मज्ञान उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास विश्वास है कि वो अपने धर्म को जीवन के एक साधन के रूप में देखते हैं जिसे कोई भी अपना सकता है। तो बौद्ध कुषाण के समय में बौद्ध धर्म ने महायान की शाखा का विकास किया था। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। तो सही मिलान करते हैं। पहला है तांबा। तो बताइए तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो तांबा आपका मिलता है राजस्थान से। टीन की बात करें तो टीन प्राप्त होता है अफगानिस्तान से और सोना कर्नाटका से। तो पहला तांबा है राजस्थान, तो बी, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। पहला बी, दूसरा ए, दूसरा नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। हड़प्पा के लोग तांबा का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि जो पश्चिम एशियाई देश है ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु है उसे टीन कहते हैं और टीन का आयात आधुनिक ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता है और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटका और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई? जो हड़प्पा सभ्यता है इसके अंत मतलब खत्म होने के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई थी? पहला, नदियों के सूखने का कारण हो सकता है। कहा जाता है कि लमसम 4000 वर्ष पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक कई लोग नगरों को छोड़ के चले गए। लेखन, मुहर, बाटों का प्रयोग करना बंद कर दिया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में जो सड़क पर कचरे के ढेर बनने लगे थे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर जो झुग्मुक घर थे बनाए जाने लगे। तो जंगलों के विनाश होने का कारण ये भी माना गया। चारगाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण और शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। मतलब जो इतिहासकार थे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में नदियों का सूखना, जंगलों के विनाश होना, चारगाह मैदान का समाप्त होना, बाढ़ के कारण और शासक के नियंत्रण समाप्त होने के कारण ये सारे कथन को संभवतः माना। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिमाण हुआ? हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिमाण हुआ? हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। एक सेकंड, ये ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था? संभवतः अटकलें। अच्छा, अटकलें और क्या परिमाण, अच्छा मतलब क्या साबित हुआ? तो पहला, हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। मुहरों, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था। कच्चे माल का आयात घट गया और नई बस्तियों की संख्या बढ़ गई। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत होने का प्रमाण ये हुआ कि हड़प्पा नगरों की जो लोग थे, लोगों ने हड़प्पा नगरों को छोड़ दिया। मुहर, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया। कच्चे माल का आयात घट गया और नई बस्तियां, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई थी और सड़कों पर ही झुगी झुब्बी बनने लगी थी, तो नहीं वो बनने लगा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता के जो शासक थे उनका नियंत्रण सब समाप्त हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं और लगभग 1400 साल बाद इसे नए नगरों में विकास हुआ था। तो आज की क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चंस रखे। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी आपको डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।